धर्मनिरपेक्ष आपका सही है कि जब हम धर्मनिरपेक्ष हैं तो धर्मनिरपेक्ष है तो हम आदमी स्वतंत्र है किसी भी विचार को स्वीकार करने के लिए। ठीक है, देखो महाराष्ट्र के पूरे जो महाराष्ट्र समाज है उसको पूरा का पूरा बुद्धिस्ट है, 1 करोड़ बुद्धिस्ट रहते हैं महाराष्ट्र। इसलिए महाराष्ट्र में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसको एक नीला झंडा चाहिए, इधर भी चाहिए। आपके अगर समाजवादी पार्टी को दोबारा सत्ता में आना है बगैर हमारे नीले झंडे से कराएंगे। 2020 में आप अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, 22 में चुनाव नहीं उतारेंगे। 22 में ये चुनाव होगा, हम लोगों ने पहले से डिसाइड किया है कि हम लोग 20% सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। 20% सीटों पे 20% सीटों पे चुनाव लड़ने का लक्ष्य रखा है। आपके चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या होगा? ये हमारा जो मुख्य मुद्दा ये है कि जो हमारी रिपब्लिकन पार्टी जो है उसको हम लोग इस्टेब्लिश करने के लिए, चूँकि राजनीतिक पार्टी है तो हमको चुनाव में लोगों को खड़ा करना है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष दलों की सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम धर्मनिरपेक्ष दल की सरकार नहीं मानते, हम लोग उससे खिलाफ। इसलिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमने पद से हटाया। तो ये सरकार जैसे हमने देखा खाली आपका मेन मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराना नहीं, हमारा मकसद ये भी है कि ये तो है ही हमारा मकसद, लेकिन उनको हराते समय हमारी ही अपनी पार्टी को अस्तित्व की यहाँ उनके जो भी हराना चाहते जो पार्टी है बातचीत चल रही हमारी, लेकिन जब तक हम अपना संगठन मजबूत नहीं करेंगे तो हमारी मदद की कोई मांग नहीं। उनके हमारे देश में लगना चाहिए करके श्रमिक आंदोलन में किया। पहले 8 घंटे काम करते थे, 8 घंटे की जगह आप 12 घंटे काम ले सकता, ये दे दिया। ये अभी इस वक्त दलितों पे जो अत्याचार बच्चियों पर हो रहा है उसके बारे में आपका कहना क्या कहना चाहिए? देश के अंदर में जो दलितों पे अत्याचार होते हैं तो उसमें किसी सरकार, किसी बीजेपी की है या समाजवादी की है, कांग्रेस की है, ये दलितों पे अत्याचारी इसलिए होते हैं कि वो जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है ये हिंदू धर्म की चौकट के बाहर है। दलित को जो हमारे देश में जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है, जैसा आपको मालूम है ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, यानी जितने ओबीसी में वो शूद्रों में आते हैं, तो ये चातुर्वर्ण व्यवस्था में दलित और आदिवासी नहीं आते। तो ये चातुर्वर्ण व्यवस्था में जाने का प्रयास करते हैं लोग। तो इसलिए इस चातुर्वर्ण व्यवस्था के जो बाहर लोग हैं ये हमेशा अत्याचार का शिकार रहे। सरकार किसके लिए? आप इसमें क्या करना? हमारा ये कहना है कि जब तक हमारा देश के अंदर में लोग ज़्यादा शिक्षित हो और उनको मानसिक रूप से, मतलब हमने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार नियम तो हमने बना दिए, लेकिन अत्याचार नियम बनाने से ही लोगों को बहुत न्याय मिलेगा यार, अत्याचार रुकेंगे ऐसा नहीं। तो आप और हमारे इसके लिए आपने कोई अपना हमारा ये एजेंडा ही है हमारा कि देश के अंदर में समता शासन बंधु न्याय पर एक होना चाहिए। और उसके लिए दलित लोगों को हमारा कहना है कि जब तक वो शिक्षित नहीं बनेंगे, सभी समाज के लोग शिक्षित नहीं बने और मानसिक रूप से उनसे थोड़ा बदलाव नहीं आएगा, किसी भी जाति धर्म के, वो अत्याचार वो होते रहेंगे। 20% आप सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे, क्या पॉसिबल होगा आपके लिए? कि नहीं, हमारा टारगेट है वो। अगर किसी पार्टी से गठबंधन होता है तो उसमें पार्टी एक भी अभी कोई कॉन्टैक्ट नहीं, पार्टी जब तक हमारी बात पूरी नहीं होती किसी पार्टी से, किस तरह की पार्टी से गठबंधन करेंगे? हम धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ करेंगे। शिवसेना को आप मानते हैं धर्मनिरपेक्ष भाजपा और पार्टी? बसपा छोड़ के करेंगे। शिवसेना को मानते हैं धर्मनिरपेक्ष पार्टी? हाँ? शिवसेना को मानते हैं धर्मनिरपेक्ष? अभी हो गई ना, शिवसेना पहले नहीं थी लेकिन अभी हो गई। शिवसेना का ऐसा है कि जो शिवसेना के जो बाला साहब ठाकरे हैं उसके जो पिताजी थे, धर्मनिरपेक्ष दल के साथ आप गठबंधन करने जा रहे हैं, जो 20% आप चुनाव लड़ रहे हैं, किस दल के साथ? नहीं 20% तो हमने टारगेट रखा, हमारा किसी दल से अभी तक कोई से बात नहीं हुई कि धर्मनिरपेक्ष दल कौन सा है, किससे आप गठबंधन? नहीं गठबंधन आगे घुमा रहे हैं, कोई दली का गठबंधन ही नहीं है। विचारधारा को लेकर तो कैसे बता देना? जैसे भारतीय जनता पार्टी तो उसने अपने आप को शो कर लिया पूरे देश के अंदर में कि ये हिंदुओं की पार्टी है, और जो बाकी पार्टियां हैं मुसलमान परस्त पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस होगी, बसपा होगी, सपा होगी, जितने भी देश में दूसरी पार्टियां काम करती, उसके बारे में बीजेपी ने देश में कैसा वातावरण बना दिया है कि ये हमारी तो हम हिंदू के रक्षक है, हिंदू हमारी पार्टी है और बाकी पार्टी है मुस्लिम परस्त पार्टी है, ऐसा बोल के देश में वातावरण तैयार किया और इसको लेके वो चल रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है क्योंकि हमारा संविधान इन बातों को इजाज़त नहीं देता, तो संविधान विरोधी भी काम कर रहे हैं, श्रमिक विरोधी। सर, अभी तक मध्य प्रदेश में आपके क्या क्या कार्य हुए हैं? मध्य प्रदेश में क्या, हमने तो सत्ता में हमारा मंत्री बना है, आपकी पार्टी है, अभी तक इसमें क्या क्या कार्य? 98 से 2003 में हमने रिपब्लिक पार्टी कांग्रेस से गठबंधन की, कई राज्यों में गठबंधन किए, कई राज्यों में सत्ता मेरे हमारे RPI का सांसद रहा, लोकसभा सांसद रहे, राज्यसभा सांसद रहे, अभी तक वो रामदास आठवले हमारे पार्टी के मंत्री थे।
महाराष्ट्र में हमारे मंत्री रहे हैं। तो अभी नए हिसाब से जो उनके कार्यकर्ता जो उनसे जुड़े जो हमसे जुड़े कार्यकर्ता उनके गलत फहमी नहीं हो, हमारा अलग दल है, उनका अलग दल है। आराम में कितने कार्यकर्ता होंगे आपकी पार्टी में डिवाइडेशन से पहले? डिवाइडेशन से पहले? डिवाइडेशन के पहले भी कोई बहुत उत्तर प्रदेश से बहुत अधिक पार्टी के कार्यकर्ता, ऐसा मेरा मानना है। टोटल मैं आपकी नेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया आपकी कितने? देखो हमारे ऑल इंडिया और में हमारे एक पार्टी का वेबसाइट है ना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डैश आम्बेडकर के नाम से। तो हमारे पार्टी का ऑनलाइन मेंबरशिप है। आप जब भी हमारे वेबसाइट में जाएंगे तो पूरे स्टेट के लीडर को नाम आएंगे, पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नाम आएंगे, पूरे आ जाएंगे। हम लोग ये हवा में पार्टी नहीं चला और उसके अंदर उनको पार्टी से हटा दिया जाए और उनकी जगह पे अभी बम्बई में हमारे है फिल्म निर्माता मिस्टर दीपक भाव निकाल जी करते हैं और काफ़ी नाम है उनका। जैसे सबको मालूम है कि दीपक भाव निकाल जी आप जो है ये चुनाव 2020 का आ रहा है चुनाव, उसमें आपने कहा है कि हम पूरी सीट पर चुनाव लड़ेंगे। नहीं, पूरी सीट पे कहाँ लेंगे, उसमें है को भी दूर करना था। दूसरी बात है कि हमारी जो रिपब्लिकन पार्टी है, आप सब लोग को मालूम कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है और हमने उनसे कहा कि आप बीजेपी से समझौता तोड़ी है और धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ में समझौता की थी। पहले भी हमारे पार्टी का महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस काफ़ी साल गठबंधन रहा है, लेकिन उन्होंने अपने सिर्फ एक राज्यसभा की सीट और एक मंत्री पद लेकर हमारे पूरे पार्टी को गुमराह करते रहे और इसके गुमराह करने से कार्यकर्ता में अपभ्रंश हो गया कि हम लोग किस ओर जा रहे हैं। पार्टी की विचारधारा की छोड़ के हम लोग जा नहीं सकते थे। उन्होंने गठबंधन किया तब भी हम लोग नहीं थे। उनसे कहा कि नहीं मैं ये कर लेता हमें 3-4 साल निकल गए, 4 साल निकल गए। उसके बाद में हमें लगा कि बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्षों को निकालने के लिए महा अधिवेशन लेना पड़ता पार्टी का। उसका अधिवेशन भोपाल में संपन्न हुआ। ये यहाँ आने का प्रमुख लक्ष्य यह है कि अजय गुप्ता जी हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो अम्बेडकर है, हमारे पार्टी के जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष है केंद्रीय मंत्री रामनाथ जी आठवले, उन्होंने उनके साथ में वैचारिक मतभेद होने के कारण उनको पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने का उनको प्रस्ताव दिया था। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी का वो प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उन्हें स्वीकार नहीं करने से उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई आरपीआई आठवले के नाम से, खुद के नाम से। इस कारण से जो कार्यकर्ता है हमारे वो अपभ्रंश में थे, क्योंकि उन्होंने आरपीआई आठवले और आरपीआई अम्बेडकर इस टाइप से जो रजिस्ट्रेशन किया है तो कई लोगों को लगा कि दोनों नाम एक है। क्लब में आप आए हुए हैं तो क्या मुख्य उद्देश्य है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहनलाल पाटिल है। मैं हमारे जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर का जो केंद्रीय कार्यालय भोपाल में, वहाँ से मैं यहाँ आया और हमारे पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है मिस्टर पीके गुप्ता जी, इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था और मैं विशेष रूप से पार्टी को पुनर्गठित करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो और हमारे साथ में जैसे करम सिंह जी सारंगपुर से आए, ये हमारे यूथ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये हमारे उपाध्याय जी हैं अजय गुप्ता जी, ये हमारे प्रदेश पीके गुप्ता जी।